The books on the chair are mine. The books on the chair are mine. इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक चीज रेड में है, अंडरलाइन भी है, और दो अल्फाज ब्लू में है, बुक्स और चेयर। और रेड में एक चीज है जो कि ऑन है, जो कि रेड में है और अंडरलाइन है। और ये ऑन क्या बता रहा है? ये ऑन ये बता रहा है कि किताबें और चेयर की आपस में पोजीशन क्या है, फिजिकली स्पेस में उनका आपस में फिजिकली वो किस जगह पे लोकेटेड है। जो बुक्स हैं वो चेयर के ऊपर हैं, दे आर ऑन द चेयर। ठीक है, अब आपने ये जुमला देख लिया और आपने देख लिया कि जो दो ब्लू में अल्फाज हैं, बुक्स और चेयर, इनका आपस में फिजिकल रिलेशनशिप क्या है, ये आपको रेड वाला लफ्ज बता रहा है जो कि ऑन है। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। तस्वीर में भी आपको नजर आ रही हैं किताबें चेयर पे पड़ी हुई, साथ ग्लासेस भी पड़े हुए हैं। मेरे साथ रहिएगा। अगला इमेज देखिए। द डोर नियर द विंडो इज लॉक्ड। ब्लू में क्या है? ब्लू या पर्पल? डोर और विंडो, दरवाजा और खिड़की। खिड़की आपको नजर नहीं आ रही इमेज में, अस्यूम कर लें कि साथ खिड़की भी है। डोर एंड विंडो, ये क्या है? ये नियर है। तो नियर क्या है? नियर रेड में है और अंडरलाइंड है। और ये नियर क्या बता रहा है? ये आपको फिजिकल रिलेशनशिप बता रहा है, स्पेस में उन दोनों की लोकेशन बता रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब हैं, नियर हैं, पास हैं। द डोर नियर द विंडो इज लॉक्ड। ठीक है, फिर दोबारा जिस तरह बुक्स ऑन द चेयर था, दो चीजें हैं, डोर और विंडो, और एक लफ्ज है जो उन दोनों की आपस में आपको फिजिकली पोजीशन बता रहा है। थर्ड इमेज देखिए। द हाउस अक्रॉस द रोड इज येलो और बेज और क्रीम, जो भी रंग है घर का। द हाउस अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, एंड इट्स नॉट प्रॉबली येलो, तो कलर को आप इग्नोर कीजिएगा, ये येलो नहीं लग रहा है, ये लाइट ब्राउनिश सा लग रहा है, बट एनीवे, color is not important right now. The house across the road. फिर दो ब्लू में अल्फाज देखिए, हाउस और रोड, हाउस और रोड, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है कि हाउस अक्रॉस है, उस तरफ है, पार है, उस तरफ है रोड के उस तरफ वाला घर, अक्रॉस द रोड। और अक्रॉस इसलिए क्या हुआ है? रेड में है, अंडरलाइन। अक्रॉस क्या बता रहा है? अक्रॉस किस किस्म का लफ्ज है? ये क्या बता रहा है? ये मुझे दो ब्लू में जो चीजें दी हुई हैं, दो अल्फाज ब्लू में लिखे हुए हैं, जो दो नाउन्स ब्लू में लिखे हुए हैं, हाउस और रोड, इनकी आपस में पोजीशन बता रहा है। इसी तरह बुक्स ऑन द चेयर जो पहले थी, दो नाउन्स थे, बुक्स और चेयर, उनका आपस में रिलेशनशिप ऑन बता रहा था। यहां पे इससे इमीडिएटली पिछली एग्जांपल में डोर नियर द विंडो था, दो नाउन्स थे, डोर और विंडो, और नियर उन दो नाउन्स का आपस में रिलेशनशिप बता रहा था। यहां पे हाउस और रोड दो नाउन्स हैं और उनका रिलेशनशिप क्या बता रहा है? अक्रॉस बता रहा है। तो ये जो रेड वाला वर्ड है, ये दोबारा क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। पोजीशन बता रहा है हाउस की, रोड की आपस में, एक दूसरे रिलेटिव टू ईच अदर, इनकी क्या पोजीशन है। आगे देखते हैं। Put this ladder against the wall. यहां पे दो नाउन्स क्या हैं? लैडर है और वॉल है। ये दो नाउन्स हैं, इनकी आपस में पोजीशन को क्या चीज बता रहा है? लफ्ज, कौन सा लफ्ज बता रहा है? आपने सही गेस कर लिया, मुझे यकीन है कि आपने गेस कर लिया। रेड में अंडरलाइन जो वर्ड है वो है अगेंस्ट। लैडर को वॉल के अगेंस्ट रख दो। Put this ladder against the wall. तो अगेंस्ट फिर पोजीशन बता रहा है कि वॉल के साथ लैडर की क्या पोजीशन है, इनकी आपस में रिलेटिव टू ईच अदर क्या पोजीशन है। पुट दिस लैडर अगेंस्ट द वॉल। लैडर और वॉल दो नाउन्स हैं और बीच में एक वर्ड है अगेंस्ट जो उसकी पोजीशन बता रहा है। ये जो वर्ड है, ये आप एक एग्जांपल और ले लीजिए और फिर हम आगे इस पे आएंगे कि ये किस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका ग्रामर से क्या रिलेशनशिप है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है
जो हमें दो नाउन्स की आपस में स्पेस या टाइम में पोजीशन बताता है। अभी टाइम की भी एग्जांपल्स आप देखेंगे, लेकिन ये क्या वर्ड है, इसे क्या कहते हैं? कैन यू रैप दिस अराउंड योर रिस्ट? अपनी रिस्ट के गिर्द वो पट्टी चढ़ा रहे हैं, उंगलियों से गुजार के फिर रिस्ट के गिर्द चढ़ा रहे हैं ये जो साहब हैं। कैन यू रैप दिस अराउंड योर रिस्ट? दो लफ्ज ब्लू में हुए हैं, दिस और रिस्ट। रिस्ट नाउन है, ये रिस्ट कलाई नाउन है, और दिस क्या है? दिस प्रोनाउन है। ठीक है, पॉइंट करता है ना, ये पॉइंट कर रहा है, दिस दैट दैट, तो दिस प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है और रिस्ट नाउन है। ये इस प्रोनाउन और नाउन के बीच में एक, इन दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप को क्या लफ्ज डिफाइन कर रहा है? अराउंड। कैन यू रैप दिस? वो कोई इशारा कर रहा है उस बैंडेज की तरफ, उस कपड़े की पट्टी की तरफ कि कैन यू रैप दिस अराउंड योर रिस्ट। तो दिस को क्या करना है? अराउंड रिस्ट रैप करना है, अराउंड रिस्ट। तो पोजीशन बता रहा है कि दिस की क्या पोजीशन मैं चाहता हूं कि वो रिस्ट के अराउंड हो जाए। तो दो वर्ड्स, एक प्रोनाउन एक नाउन, उनका आपस में रिलेशनशिप एक वर्ड बता रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि या दो नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, या प्रोनाउन और नाउन के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। इसी तरह दो प्रोनाउंस के बीच में रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर मैं रिस्ट भी ना कहूं और कहूं कैन यू रैप दिस अराउंड दैट, कैन यू रैप दिस, सामने बैठे हो तो मैं कह सकता हूं ना कैन यू रैप दिस अराउंड दैट, ऑल्दो अजीब लगेगा, बट कैन यू रैप दिस अराउंड दैट। तो मैंने दो प्रोनाउंस के बीच में कह दिया कि आप इसके गिर्द जरा डाल दो, इसके गिर्द इसको लपेट लो। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, जो अभी आप एक और एग्जांपल में देखेंगे, इसको कहते हैं, आपको अभी सरप्राइज बताऊंगा, आर द वेजिटेबल्स इनसाइड द बैग, आर द वेजिटेबल्स इनसाइड द बैग। अब आपके पास दोबारा दो नाउन्स आ गए, वेजिटेबल नाउन है, बैग नाउन है, आपस में उनका फिजिकल रिलेशनशिप एक लफ्ज बता रहा है जो कि इनसाइड है, इनसाइड जो कि रेड में है, अंडरलाइन हुआ हुआ है, आर द वेजिटेबल्स इनसाइड द बैग। तो दो वर्ड्स, दो नाउन्स और उनका आपस में रिलेशनशिप, फिजिकली क्या रिलेशनशिप है ये एक वर्ड बता रहा है। आपने अगर अभी तक गेस नहीं किया तो आप अभी गेस करेंगे। एवरीवन, ये एग्जांपल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एवरीवन एक्सेप्ट राबिया इज इन द रूम। यहां पे एवरीवन राबिया प्रोनाउन है, राबिया नाउन है, इनके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है एक लफ्ज, और वो लफ्ज क्या है? एक्सेप्ट। एवरीवन एक्सेप्ट राबिया। अब ये फिजिकली, ये भी एक रिलेशनशिप बता रहा है फिजिकली, लेकिन उस सेंस में नहीं बता रहा कि मतलब ही इज सिटिंग ऑन द टेबल या ऑन द चेयर। एक तो फिजिकल, ये भी फिजिकली ही बता रहा है कि एवरीवन एक्सेप्ट राबिया इज इन द रूम। तो राबिया मतलब कमरे में नहीं है, एवरीवन एक्सेप्ट राबिया इज इन द रूम। तो एक्सेप्ट फिर यहां पे एक ऐसा वर्ड है जो कि पोजीशन बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है एवरीवन और राबिया का। एवरीवन रूम में है, राबिया नहीं है, एवरीवन रूम में है, राबिया नहीं है। तो उन दोनों का आपस में फिजिकली लोकेशन क्या है वो आपको एक्सेप्ट से पता चल रही है, कि एक्सेप्ट से पता चल रहा है कि राबिया नहीं है जहां एवरीवन है। ठीक है, अच्छा जी। तो आपने, हमने जो रेड में वर्ड्स देखे हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो पोजीशन बताते हैं एक नाउन की दूसरी नाउन की से फिजिकली या टाइम में, फिजिकली या टाइम में एक नाउन दूसरे नाउन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आपको ये बता रहा है कि जो येलो बॉक्सेस हैं वो बाकी सब चीजें हैं, और एक व्हाइट बॉक्स की आप मतलब पोजीशन बताना चाह रहे हैं, ये बाकियों की निस्बत कहां पे है, या फिजिकली या टाइम में। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे टाइम की भी, आपको क्लियर हो जाएंगे। ये जो रेड में अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे हम कहते हैं बुक्स ऑन द चेयर। बुक्स की क्या पोजीशन है? वो चेयर के ऊपर है। डोर नियर द विंडो, डोर की क्या पोजीशन है? वो विंडो के साथ है। हाउस अक्रॉस द रोड, हाउस की क्या पोजीशन है? वो रोड के उस तरफ है। तो प्रेपोजिशन, इसको
और अगर ब्रेक करके पढ़े तो लिखा जाएगा प्रीपोजिशन, बट इसको प्रेपोजिशन यू राइट इट एज वन वर्ड। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो आज का टॉपिक है, जो आज का पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन उन वर्ड्स को कहते हैं जो आपके सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जो आपको एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ पोजिशन को बताते हैं कि पोजिशन क्या है, फिजिकली उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। बुक्स ऑन द चेयर है तो ऑन प्रेपोजिशन है, हाउस अक्रॉस द रोड है तो अक्रॉस प्रेपोजिशन है, डोर नियर द विंडो है तो नियर प्रेपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक नाउन से पहले पोजिशन हुआ होता है, तो ये नाउन से पहले पोजिशन हुआ है तो ये प्रेपोजिशन है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन हुआ है तो ये प्रेपोजिशन है। अब देखिएगा क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैं कहता हूं put the vegetables in the bag, put the vegetables in the bag। अब ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये यहां पे इन द बैग जो मैं कह रहा हूं, यहां पे इन प्रेपोजिशन है क्योंकि वो बता रहा है कि वेजिटेबल्स ने बैग के अंदर जाना। अब यहां पे इन बैग से पहले आ रहा है, ठीक है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आपको बता रही है कि प्रेपोजिशन, तो ये नाउन से पहले जो आ रहा है वर्ड जो आपको पोजीशन बता रहा है, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है जी, इसको एज वन वर्ड लिखा जाता है जो कि आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन। सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि प्रीपोजिशन नाउन से पहले पोजिशन हुआ, ठीक है, लेकिन इट्स रिटन एज वन वर्ड जो कि प्रेपोजिशन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल है। आपने अभी तक नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स किए हैं, उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स थी। जैसे वर्ब्स की आपने बहुत से लेसन्स किए, एडवर्ब्स को आपने समझा, एडवर्ब्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं या और एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो थोड़े से जो टॉपिक्स थे मुश्किल नहीं थे, प्रैक्टिस के साथ बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी हल्की सी कम्प्लेक्सिटी थी जिसको हमने आपके सामने बहुत आसान करके प्रेजेंट किया। लेकिन प्रेपोजिशन तो बहुत ही हलवा है, ये तो मतलब इट्स जस्ट the words that are showing these positions। ठीक है, अब एग्जांपल देख लें, prepositions of time। अब ये दो तीन किस्म टाइप्स हैं, ये टाइप्स आप समझ लेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। prepositions of time है, इसलिए हमने उनको एक ही इमेज पे डाल दिए। the weather is hot in July। अब ये मैं जो prepositions of time की बात कर रहा था ना, जो टाइम की बात करते हैं, weather जो है ये नाउन है। अब ये weather क्या है, ये हॉट होता है कब, in July। in, तो in क्या हुआ, preposition हुआ। I was born in 1998। तो I कौन से टाइम में पैदा हुआ, in 1998। I come home at 8 PM। Do you work on Saturdays, ये रिपीट हुआ है, Do you work on Saturdays। तो अब in, at, on ये क्या हुए, ये propositions of space भी हो सकते हैं, मतलब फिजिकल जगह पे भी आ सकते हैं, propositions of time भी हो सकते हैं। All you need to know is their prepositions। आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते I was born on 1998 या I was born at 1998, I was born in 1998। आपको यह पता होना चाहिए। Do you work in Saturdays नहीं आएगा, Do you work at Saturdays नहीं आएगा, Do you work on Saturdays होता है। ठीक है, इसी तरह the weather is hot at July नहीं, the weather is hot on July नहीं, the weather is hot in July आएगा। तो आपको सिर्फ इसका, या I come home in 8 PM नहीं होगा, I come home at 8 PM होगा। ठीक है, at is the most appropriate preposition to use। so इस तरह most appropriate prepositions क्या हैं जो लैंग्वेज में यूज होती हैं, ये तो आपको रीडिंग के साथ साथ पता चलेगा। आप हुपू ऐप के ऊपर जो रीडिंग का सेक्शन है उसमें आप साथ साथ जरूर, मैं आपको हाईली इंकरेज करता हूं कि आप अपनी रीडिंग्स, डेली की रीडिंग करें, थोड़ी थोड़ी रीडिंग, डेली का एक रीडिंग जरूर करें। उससे आपकी रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज का हर हिस्सा पॉलिश होता जाएगा। तो ये आपको जो अब आपको टेक्निकली पता चल गया है, अब आपको इसमें रिचनेस लानी है और वो आपको जितना आप पढ़ोगे एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगी और आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगी। बेटा जितनी सॉलिड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी उतना आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, जितना आप में एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, स्पीक, अंडरस्टैंड ज्यादा होगा, उतना आप ज्यादा चीजें देख सकोगे, पढ़ सकोगे, बात कर सकोगे, आपके ख्यालात खुलेंगे। आपकी जिंदगी में जो किसी किस्म के एकेडमिक प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं आपको बहुत उसमें ये हेल्प करेगा। तो ये prepositions of time। एक और आप देखें, और prepositions of time देखिए,
और इसमें मैं सिंस और फॉर पे बात करूंगा, यहां बहुत लोग गलती करते हैं। वी विल कंप्लीट दिस विद इन 1 आवर। अब एक तो था ना ऑन, इन, एट, एक ये प्रपोजिशंस, इसे मतलब ये ड्यूरेशन के प्रपोजिशन है, ये मतलब टाइम जहां पे आप टाइम की ड्यूरेशन कवर कर रहे होते हैं। वी विल कंप्लीट दिस विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कर लेंगे। तो अब ये क्या है, विद इन क्या है, फिर दोबारा प्रपोजिशन है। आई विल लीव बाय 7 PM, मतलब 7 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। एक होता है आई विल लीव एट 7 PM, के 7 बजे निकलूंगा। आई विल लीव बाय 7 PM के मतलब 7 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। मैं 7 बजे निकलूंगा या मैं 7 बजे तक निकल जाऊंगा, ठीक है, उससे पहले भी निकल सकता हूं, बट आई विल लीव बाय 7 PM। आई हैव लिव्ड हियर since 2004। अब मैं 2 एग्जांपल्स इकट्ठी पढ़ता हूं। एंड आई विल बी इन लाहौर फॉर 2 weeks। सिंस और फॉर में बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे लोग ये कहते हैं कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, I've been learning English since 3 years। लोग ये बात कहते हैं, मैंने बहुत दफा सुना है, बहुत दफा आपके YouTube के ऊपर जो तरह तरह के इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे सुना है। I've been learning English, I've been teaching English since 8 years। Since तब यूज होता है जब आपके पास कट ऑफ एक डेट हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। I have lived here since 2004। तो अगर मैं एक डेट से बता रहा हूं तो मैं since कहूंगा। लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं यहां 6 साल से रह रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 6 years। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 years। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको समझ लो। आई विल बी इन लाहौर फॉर 2 weeks, जब आप टाइम की ड्यूरेशन बता रहे होते हो तो फॉर लगाते हो। जब एक कट ऑफ डेट है, आप एक पास टाइम है जिससे आप पॉइंट कर सकते हो तो आप सिंस लगाते हो। आई हैव बीन इन लाहौर सिंस लास्ट सैटरडे, ठीक है, तो अब मैं सिंस कहूंगा कि मैं एक डेट बता रहा हूं। आई हैव बीन इन लाहौर सिंस लास्ट सैटरडे। ये नहीं कहूंगा आई हैव बीन इन लाहौर फॉर लास्ट सैटरडे, बट आई हैव बीन इन लाहौर फॉर द लास्ट 5 days और आई हैव बीन इन लाहौर फॉर द लास्ट 7 days। तो अब मैं फॉर लगाऊंगा। तो ये सिंस और फॉर में बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये दोनों प्रपोजिशंस हैं, इनका लोग बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं और वो गलत लगता है और वो गलत होता है, ठीक है। तो ये आपकी prepositions ऑफ टाइम की एग्जांपल्स हैं। फिर prepositions ऑफ प्लेस या स्पेस या फिजिकल स्पेस, जैसे हम शुरू में देख रहे थे बुक्स ऑन द चेयर, वो देखने वी विल मीट इन द लाइब्रेरी, द कैट इज हाइडिंग अंडर द बॉक्स। बहुत सिंपल है। अब कैट है और बॉक्स है और वो रिलेशनशिप क्या है, अंडर है। देयर इज वुडन फ्लोर बीनीथ द कारपेट, वॉक टूवर्ड दैट शॉप एंड टर्न लेफ्ट। तो अब ये आपको मतलब दे आर वेरी वेरी सिंपल। आपको ये स्पेस या डायरेक्शन बता रहे हैं या फिजिकल आपस में रिलेशनशिप बता रहे हैं। कैट इज हाइडिंग अंडर द बॉक्स। तो अब कैट और बॉक्स का आपस में रिलेशनशिप है कि कैट अंडर है बॉक्स के। इसी तरह वुडन फ्लोर बीनीथ है कारपेट के, तो फिजिकल रिलेशन है। तो ये प्रपोजिशंस ऑफ स्पेस है। आखिर में एक बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि प्रपोजिशंस का हमने देखा कि नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में वो उनका फिजिकल या टाइम में उनका रिलेशनशिप बताते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ स्पेस। कुछ प्रपोजिशंस कुछ वर्ब्स के साथ उनके कॉम्बिनेशंस बन गए हुए हैं। मतलब उन वर्ब्स के साथ अगर आप और कोई प्रपोजिशन यूज करें तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। अब आप मेरे से पूछेंगे कि हमें ये कैसे, क्या रट्टा लगाना पड़ेगा? नहीं, मेरा जवाब वही है जो मैं रिपीट करता हूं बार बार कि जब रीडिंग करोगे और आप बहुत से ये देखोगे इसको तो आपका ठीक हो जाएगा। बेटा रीडिंग हमारा नंबर 1 क्राइसिस है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, कि हमारे बच्चे पढ़ते रीड नहीं करते। उसकी एक वजह है क्योंकि रीडिंग के रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, वसाइल नहीं दिए जाते। बच्चा एक नई किताब, एक नया आर्टिकल, पहले तो अच्छे कंटेंट नहीं मिलता, कहां से लाए? उसके पास क्या है अच्छा कंटेंट, वो कहां से ढूंढ के लाए? और अच्छा कंटेंट अगर मिल जाए तो अब उसे कैसे पढ़े, उसको कौन समझाए? तो ये बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने आपके लिए रीडिंग का सेक्शन खोला है वो इस बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रोजाना, चाहे दिन में 2 पढ़ो 3 पढ़ो, वो तो आपके ऊपर है ना, लेकिन रोजाना उसमें हम आर्टिकल्स ऐड किए जाएंगे, अच्छे अच्छे रीडिंग किताबों के एक्सेप्ट्स ऐड किए जाएंगे। लेकिन आप एटलीस्ट रोजाना का अगर एक पीस पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, एक्सप्रेशन आपका सॉलिड हो रहा है, सॉलिड हो रहा है। ये आप 6 महीने, साल कर लो, 1 साल कर लो। साल के बाद आप डिफरेंस फील करोगे कि अब आप खुद इंडिपेंडेंटली कोई चीज उठा के पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आप बात करोगे, लिखोगे, यू विल सी अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैं अब बात कर रहा हूं, ये जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको टेक्निकली अवेयर कर रहा हूं कि कुछ प्रेपोजिशंस कुछ वर्ब्स के साथ जुड़ गई हुई हैं, उनको आप और कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो वो गलत होता है। ये आपको रीडिंग से पता चलेगा। मैं आपको एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं। शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट।
अब अराइव्ड एट है, अब मैं कहूँ शी अराइव्ड इन द एयरपोर्ट, शी अराइव्ड ऑन द एयरपोर्ट, नहीं, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अराइव्ड एट का अब एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, he is suffering of diarrhea, he is suffering in diarrhea, he is suffering or at diarrhea नहीं होगा, he is suffering from diarrhea। अब from और suffering का इस सेंस में जब यूज हो रहा है तो एक खास कॉम्बिनेशन बनता है, वो इस बीमारी में मुब्तला है। इस he is suffering in diarrhea नहीं होगा, उर्दू में वाल्दो में कहते हैं, वो इस बीमारी से। I approve of this plan, the recipe consists of 7 ingredients, जो रेसिपी है खाने की consists 7 ingredients नहीं होगा, consists in 7 ingredients नहीं होगा, consists from 7 ingredients नहीं होगा, consists of 7 ingredients। अब ये of जो है ये इसके साथ इसी कॉम्बिनेशन में इस तरीके से जब यूज होगा तो इस सेंस में आएगा। तो ये जितना आप रीड करोगे उतना आपके सामने ये एक्सप्रेशन, ये वर्ड्स, ये कॉम्बिनेशन आपके सामने आते जाएंगे और फिर आपको ये इतना आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा कि आपको मुश्किल नहीं होगी, आपके लिए ये बिल्कुल आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएगा। ये मुझ पे यकीन करो, क्योंकि मैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को देख चुका हूँ, अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। ट्रस्ट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।